हेलो, जय श्री कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का हमारा पार्ट सेकेंड चैप्टर थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लास 11th में हमने इसको पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लास 12th में अब इसका नेम चेंज होकर हो गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्ट से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग पढ़ते हैं हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिपोर्ट है जो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये हम 31 मार्च को प्रिपेयर करते हैं, जो हमें हमारी कंपनी की, हमारी बिजनेस की, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी में कितना लाभ या हानि हुआ है, हमको ये पता लगाना कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है? पोजीशन मतलब आप एट द ईयर एंड जब आप 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी कैपिटल है। ये सब देखना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। फिर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है? कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड करना। जिससे सपोज आप सोच रहे कि इतना प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट हमारा लास्ट ईयर से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हम ऐसा क्या डिसीजन लें, ऐसी क्या पॉलिसीज लेके आए, ऐसी क्या टेक्निक स्ट्रेटजीज बनाए जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे शेयर परचेस करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। हर कंपनी की कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको फुलफिल करना भी हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ पढ़े हैं। फर्स्ट है हमारा टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। सेकेंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। थर्ड टू हेल्प मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। फोर्थ है हमारा टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। एंड फिफ्थ है हमारा टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है। फीचर्स मतलब विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है कि ये हमारे बनाए जाते हैं साल के आखिरी में, एट द एंड ऑफ द ईयर। सो प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फर्स्ट इसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या आप फीचर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंड हो जाएगा आपका बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमारे जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये उन पे बेस्ड होता है। थर्ड है हमारा फॉलो कंपनीज एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको पता है कि हम जैसे कैश फ्लो बनाते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। डेप्रिशिएशन हमारा जो चार्ज होता है मेथड वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। और ये कंपनी एक्ट को फॉलो करता है। कंपनी एक्ट में कंपनी एक्ट हमारा है न्यूली अभी 2013। तो 2013 कंपनी एक्ट को ये फॉलो करता है। गिव ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन, मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। यूजफुल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। 2 टाइप्स के यूजर्स हमने देखे थे। इंटरनल भी होते हैं जैसे मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स। एक्सटर्नल से इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गया, से भी हो गया। तो इन सभी को ये इनकी जो भी आवश्यक नीडेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये प्रोवाइड करता है। अभी हमने पढ़ा कि यूजफुल टू इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स। एक बार हम इनके यूजर्स देख लेते हैं। कौन कौन शेयर होल्डर्स है, क्योंकि हमारे शेयर परचेस करेंगे कंपनी के। इन्वेस्टर है जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। क्रेडिटर्स है जिनसे हम क्रेडिट पर क्या करेंगे, परचेस करेंगे। बैंक है जिनसे हम लोन लेंगे। गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी जिनको हमको फॉलो करना है, टैक्स में हमको पे करना है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एम्प्लॉयज़ है वो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सैलरी, वेजेस वो सब देखने के लिए उनको भी यूजर को जो भी है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था जब हमने 11th क्लास पढ़ी थी तो हमारे 11th क्लास में
टू टाइप के स्टेटमेंट हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक हमने पढ़ा था बैलेंस शीट। यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट और ऐड हो गए हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका सेम रहेगा, बैलेंस शीट भी आपका सेम रहेगा, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जो हम कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसके बाद आपको इसमें 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऐड करने हैं। फर्स्ट हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और सेकेंड है हमारा है नोट्स टू अकाउंट्स स्टेटमेंट। अब हम सबसे पहले हमने देखा है कि क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमको ये पढ़ना है इस बार हमारी 12th क्लास में। तो हम इसका फॉर्मेट जान लेते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 में इसका फॉर्मेट कैसा दे रखा है, क्योंकि हमको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमको उसको प्रिपेयर करना है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही, तो इसका फॉर्मेट समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 में। हमारी जो बैलेंस शीट है वो पार्ट 1 में है और प्रॉफिट एंड जो लॉस है हमारा वो पार्ट 2 में है। सो फर्स्ट हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द कंपनी फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये तो हम 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हैं, 1 साल के लिए करते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस 1 साल में हमको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है ये हमको शो करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, टू नो द कॉजेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्या कारण प्रॉफिट की एबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट और लॉस होने के कॉजेज क्या है, कारण क्या है, टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो इनका ऑब्जेक्टिव सेम ही होते हैं कि ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड अदर्स, टू शो द ट्रू एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं फॉर्मेट देख लेते हैं कि आपको इसको किस तरह प्रिपेयर करना है। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए आप किस तरह से कॉलम बनाएंगे। फॉर्मेट में आपको पहले हेडिंग डालना है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ओके, फिर आपको इसके कॉलम बनाने। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, सेकेंड हो जाएगा आपका नोट नंबर, थर्ड हो जाएगा आपका फिगर फॉर द करंट ईयर एंड फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर। हम ये भी लिख सकते हैं कि अमाउंट करंट ईयर एंड अमाउंट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट आपको देखना है, आपने देखा होगा कि 11th में जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया था तो वो स्टेटमेंट नहीं था, वो अकाउंट था। उसको अकाउंट क्यों कहा गया, क्योंकि उसके 2 साइड्स थे, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शो करते थे और क्रेडिट साइड हम सारे इनकम और गेन शो करते थे। लेकिन अब ये यहाँ पर कोई साइड नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं। तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है। पहले देखिए अदर इनकम आ जाएगी, सारी टोटल इनकम आ जाएगी और इसके नीचे ही हम एक्सपेंसेस लिख देंगे, मतलब इससे कोई पर्टिकुलर कोई साइड में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सो ये हम वर्टिकल फॉर्म में बना रहे हैं। और जब हम क्लास 11th में हमने जो पढ़ा था वो हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पढ़ा था, 12th में आप पढ़ेंगे वर्टिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम नेट सेल्स भी बोलते हैं, जो हमने 11th में पढ़ा था। नेट सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हमारा हो जाएगा नेट सेल्स। तो नेट सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो फर्स्ट में हमारा आ जाएगा नेट सेल, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नेट सेल्स आ जाएगी। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमारा बिजनेस है, उसकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो हमारे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से आ जाएगा। वो अदर ऑपरेटिंग इनकम, इसको हम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। इसमें हम अदर इनकम प्लस कर लेंगे। जब हम सेकेंड नंबर पे हमारा अदर इनकम है, फर्स्ट नंबर पे हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। जब हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल इनकम, जो हमारे हमने लास्ट ईयर हमने 11th में पढ़ी थी क्रेडिट साइड। लेकिन अभी कोई साइड नहीं, तो आपको ऊपर स्टार्ट करना है इनकम से। और हम नेट सेल को बोले कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम हमारे हो जाएगी टोटल इनकम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नोट नंबर लिखा हुआ है, तो इसकी जो डिटेल है हम नोट में बताएं कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या सामान, क्या क्या आइटम हमने ऐड करे हैं, वो हम नोट नंबर में दिखाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नोट नंबर 1, क्योंकि ये डिटेल हम सारी नोट नंबर में दिखाएंगे। अदर इनकम जो भी हमको डिटेल दिखानी है वो हम नोट नंबर में दिखाएंगे, नोट नंबर 3 में। उसके बाद हमने प्लस कर दिया। फिर आता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकेंड में आएगा हमारा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड आएगा हमारा चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, फोर्थ आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन फाइनेंस कॉस्ट, देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लास्ट आ जाएगा हमारा अदर एक्सपेंसेस। फिर हम सभी इन एक्सपेंसेस को अगर प्लस कर लेते तो हमारे पास आ जाते हैं टोटल एक्सपेंसेस। जब आपने क्या करते थे आप, फिर 11 में डेबिट साइड की टोटल करते थे, क्रेडिट साइड की टोटल करते थे, फिर लार्जेस्ट साइड की जो टोटल है उसको लोएस्ट साइड की टोटल से माइनस करके आप बैलेंस निकालते थे। अब आपको क्या करना है,
टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको फिर टैक्स माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो भी आपका टैक्स है, अगर इफ एनी अगर कोई क्वेश्चन पे आपको गिवन है और कोई टैक्स आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब हमें देखिए हमने फॉर्मेट तो पढ़ लिया कि सबसे पहले हमको लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, देन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमको लिखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन यहाँ पर सामने जो हमने नोट नंबर लिख रखे तो इसकी डिटेल में क्या आइटम आएंगे, जब तो आपको डिटेल पता नहीं पड़ेगी इसकी डिटेल में क्या क्या आइटम आएंगे, तब तो आप ये जो फिगर थे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि इसमें अमाउंट क्या आएगी। तो फिगर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि नोट टू अकाउंट्स में इनकी डिटेल में आके क्या क्या आता है, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन कौन से आइटम हमको लिखने हैं, अदर इनकम में कौन कौन से आइटम हमको लिखने हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कौन कौन से आइटम आएंगे। तो ये जानना जरूरी है। जब तक आपको डिटेल पता नहीं पड़ेगी आप प्रॉपर ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 11th में आपने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और बैलेंस शीट दोनों बनाए थे। लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको डिटेल शो होगी। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल आएगी। फर्स्ट हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू द इनकम अर्नड फ्रॉम द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। हमारे बिजनेस की जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है जिसका हम सेल परचेस करते हैं, हमारे जो डेली रूटीन के जो ऑपरेशंस जो होते हैं वो हम जिससे हमको जो इनकम होती है, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो वो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में होते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, इसमें रहता है सेल ऑफ गुड्स, आप सामान सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ सर्विसेज, आप सर्विस सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सेल्स, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। ठीक है। इसमें जो भी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, दैट्स वाई हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम ओनली डे टू डे एक्टिविटी ही इंक्लूड करेंगे, दूसरी एक्टिविटी हम इनमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न। फिर आएगा अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है, अदर इनकम इज इनकम अर्न्ड फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन कंपनीज मेन बिजनेस। कंपनी अपने मेन बिजनेस मतलब सेल और सेल के अलावा अगर कोई रिवेन्यू अपने गुड्स सेल्स करने, सर्विस सेल्स करने के अलावा अगर कोई रिवेन्यू उसको अर्न हो रहा है, अदर इनकम कोई हो रही है, तो आपको अदर इनकम में आ जाएगी। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फॉरेन एक्सचेंज गेन, ये सभी भी तो आपकी इनकम है। लेकिन इंटरेस्ट आपको कोई रोज रोज तो रिसीव होता नहीं, डिविडेंड आपको रोज रिसीव नहीं होगा, रेंट आपको रोज रिसीव नहीं होता है, आपको कोई डेली एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं आप डेली रूटीन में उसको सेल नहीं कर रहे हैं, उससे आपको इनकम नहीं हो रही, इसलिए ये अदर इनकम में आएगी। सो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, फॉरेन एक्सचेंज, ये आपके सभी अदर इनकम में आ जाएंगे। देन आप फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम रिप्रेजेंट द टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आपका हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। देन आप देखिए अब हम एक्सपेंसेस की ओर चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंस आर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग द कंपनीज इनकम। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से देखनी है कि आखिर एक्सपेंसेस होते क्या हैं, एक्सपेंसेस आखिर होते क्या हैं, आप इनका इसको अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम अर्निंग द कंपनीज इनकम। कंपनी अपनी इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चे कर रही है, जो एक्सपेंसेस कर रही है, उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो हमारे होगी एक्सपेंसेस। जितने भी कंपनी इनकम अर्न करने के लिए जो खर्चे कर रही है, जैसे आप कोई भी सामान सेल कर रहे हो, सेल से आपको इनकम हो रही है, आप सामान बेच रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हो तो आपको इनकम हो रही है। तो वो गुड्स सेल करने के लिए आपने उस गुड्स को कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल परचेस करा होगा, फिर उसका प्रोडक्शन करा होगा। तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी आपके पैसे लगे होंगे, प्रोडक्शन करने के लिए आपको मशीनरी लगे आपके हुए हैं, आपकी इनकम को अर्न करने के लिए आपके कुछ ना कुछ खर्चे हुए हैं, ये सभी आपके आ जाएंगे एक्सपेंसेस में। क्योंकि आपको इनकम किसे कहते हैं, आप सेल कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई इनकम हो रही है और इनकम अर्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, तो वो सभी हम एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। सबसे पहले जैसा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब आपने कुछ ना कुछ मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल परचेस करा है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हर एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी IMP है। सेकेंड है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
है ना। कॉस्ट ऑफ गुड परचेज रीसेल विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अगर आप कोई प्रोडक्शन वर्क करते हैं तो आपको रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है। लेकिन मान लो कोई आपको ऐसा बिजनेस करना है जिससे आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं उसको रीसेल करने के लिए, विदाउट कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क किए हुए, तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आपने ओनली स्टॉक परचेस करा है और फिर आप उसे रीसेल करके आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ रीसेल इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है जैसे ग्रोसरी परचेस फॉर रीसेल, मोबाइल फ़ोन परचेस बाय डीलर। ये सभी मोबाइल फ़ोन परचेस करते हैं उनको सेल करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ प्रोडक्शन करेंगे, नहीं, आप परचेस करेंगे कंपनी से, आप एक ब्रांच ले रखी है, आप कंपनी से परचेस करेंगे, आप उसको सेल कर देंगे। फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेंड। चेंज इन इन्वेंट्रीज आपको फाइंड आउट करनी है। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब आप आपका जो ओपनिंग में फिनिश गुड कितना था और एंड में कितना है, उसका डिफरेंस जो है वही आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और सब इसका आपका पर्टिकुलर आप अलग अलग निकाल। अगर आपको फिनिश गुड की निकालनी है, फिनिश गुड किसे कहते हैं आपको पता ही है, बिल्कुल तैयार माल जो कंजप्शन के लिए रेडी है फिनिश गुड्स। सो ओपनिंग में से आप क्लोजिंग माइनस कर, या इन्वेंट्री से, यहाँ मतलब आपका स्टॉक से ही है, आप इन्वेंट्री कहो या स्टॉक हो एक ही बात है। सो आपको ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो ये आपकी चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, आपको पता है कि हर कंपनी में कोई ना कोई वर्कर्स एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनके बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कंपनी, बहुत सारे एक्सपेंसेस होती हैं जो कंपनी करती है। ठीक है, मीनिंग में आप ले एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एम्प्लॉय इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। उनकी सर्विस के बदले हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, जैसे हमको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, उनको वेजेस देते हैं, उनको बोनस देते हैं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रेजुइटी मिलती है, लीव इनकेशमेंट मिलता है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस नो, प्रोविडेंट फंड पीएफ जो आपने सुना होगा कि आपकी सैलरी का कुछ पार्ट बचाकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, जो आप जब आपको नीड होती है, जब आप रिटायर होते हैं, जब आपकी, तो आपको मिलता है। ग्रेजुइटी जो आपके रिटायरमेंट पे मिलती है। लीव इनकेशमेंट, आपने कोई लीव नहीं ली है, आपको आपका कोई इनकेश हो जाता है, इनकेशमेंट आपको पैसे मिल जाते हैं। फाइनेंस कोस्ट, अब हम पढ़ते हैं फाइनेंस कोस्ट। फाइनेंस कोस्ट होता है एक्सपेंस इनकर्ड बाय ऑन बोरो फंड, आपने उधार लेने के लिए जो खर्चे किए हैं, जैसे आपको कभी बिजनेस में नीड रहेगी लोन की, बिना लोन बिना बोरिंग के तो बिजनेस रन करना बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में। तो आपको पता है कि आप जब कुछ बोरो करते हैं, उधार लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो करने पड़ते हैं, तो वो आपके होता है फाइनेंस कॉस्ट। जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपने बैंक लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये आपके फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। आपने डिबेंचर इशू किए हैं, जब आपको बैंक से लोन ना लेके, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन ना लेके, आपको पीपल से कंपनी जब लोन लेती है तो वो डिबेंचर इशू करते हैं, तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, लोन और प्रोसेसिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, तो ये सभी आपके फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इंटेंजिबल, देखो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू यूजेस ऑफ पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, या फिर टीयर एंड फियर टूट फूट के कारण, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स में की वैल्यू में अगर कोई रिडक्शन हो जाता है, कोई वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है, तो हम उसे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब फिक्स्ड असेट्स है और टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, अगर उनकी वैल्यू में कमी आ रही है टेंजिबल, तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे टेंजिबल असेट्स में। और अगर जैसे गुडविल है, पेटेंट है, उनकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसे अमोर्टाइजेशन कहेंगे। देन अदर एक्सपेंसेस में वो सभी एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो अभी हमने ऊपर नहीं पढ़े हैं, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। सो ये सभी आपके टोटल एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। सो आपने देखा कि डिटेल में आपको क्या क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट में फाइनेंस को, डेप्रिसिएशन, ये सभी मिला के आपके अदर एक्सपेंस मिला के आपके टोटल एक्सपेंसेस में आ चुके हैं, और आपको अपने इसकी डिटेल भी पढ़ रखी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मूला आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही आईएमपी है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।